है जीनोम सीक्वेंसिंग और वो क्या रोल प्ले करता है अगर हम बात करें पैंडेमिक्स के लिए, आउटब्रेक्स प्रिवेंशन के लिए? तो जीनोम जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, उनकी जो सीक्रेट होती है, जिस आधार पे वो डेवलप होते हैं, बिहेव करते हैं, वो उनकी जीनोम में लिखा होता है। यही हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे से यूनिक या सिमिलर लगते हैं। इसी तरह से हर जीव का एक जीनोम होता है जो उसके जीवन का आधार होता है, और जीनोम के ही आधार पे इवोल्यूशन होता है। जीनोम में जो चेंजेस होते हैं उसके आधार से प्रोजेनी में वो चेंजेस जाते हैं, वो इवोल्यूशन का भी सबस्ट्रेट है, इवोल्यूशन का मटेरियल है। तो इस तरह से वायरस का भी अपना जीनोम होता है। इसके जीनोम जो है वो आरएनए के फॉर्म में होता है, जबकि ज़्यादातर जीवों में जीनोम जो होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस वायरस का जीनोम जो है वो करीब 30,000 न्यूक्लियोटाइड हम जिनको बोलते हैं उनसे मिल के बना होता है, मतलब 30,000 अक्षर इसमें होते हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब हुआ कि उन 30,000 अक्षरों को एकदम एग्जैक्टली किस क्रम में वो आते हैं उनको मालूम करना मशीन और टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जैसे अब वायरस जब इसका प्रजनन होता है हमारी कोशिकाओं में, तो एग्जैक्टली वैसा ही वायरस नहीं बनता, उसमें एक आध दो परिवर्तन भी आ जाते हैं जिनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अक्सर वो म्यूटेशन वायरस के लिए भी उपयोगी नहीं होता, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन जो वायरस को एडवांटेज देते हैं, जिससे कि वायरस और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाए या और तेज़ी से बढ़ने लगे, या हमारे इम्यून सिस्टम का जो प्रोटेक्शन है उसको अवॉइड कर ले, तो ऐसे जो वेरिएंट होते हैं, जो म्यूटेंट होते हैं, वो फैलने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो इसी तरह से वायरस परिवर्तन लाता रहता है अपने जीनोम में, और नए नए जिसको हम वेरिएंट बोलते हैं उनके फॉर्म में आता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वायरस के जो चेंजेस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उनसे देख रहे हैं कि अचानक से कहीं केस बढ़ने लगा तो ये नया वेरिएंट आ गया, या लोगों ने कुछ अपना अनुशासन तोड़ा है और भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, साथ में पार्टी किया है, तो वो पता चल जाएगा कि वही वाला वेरिएंट था या नया वेरिएंट आया है। और इसी तरह से अगर जैसे हॉस्पिटल में कोई आदमी आया ज़्यादा बीमार है, तो ये नया वेरिएंट है जो ज़्यादा बीमारी फैला रहा है, या उस आदमी के अंदर कुछ कोमॉर्बिडिटी या कुछ और बात थी, तो हम जीनोम सीक्वेंस करके ये पता कर सकते हैं कि कोई और खतरनाक इसका वेरिएंट आ गया, या उस व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी थी। और इसके अलावा हम वेरिएंट से ये भी समझ सकते हैं कि किस रास्ते से वायरस फैल रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका क्या रिलेशन है। तो ये सब चीज़, और दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीनोम से हम वायरस के लिए नए ड्रग की प्लान कर सकते हैं, और वैक्सीन बनाने में वो बहुत ही उपयोगी, वो बहुत ही उसके बगैर में मुश्किल होता है। तो जितनी वैक्सीन आप जो mRNA वैक्सीन देख रहे हैं वो जीनोम के आधार पर बनी है। तो जीनोम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे कैपेबिलिटीज की बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? क्या सफिशिएंट है? हमारे पास इस वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफ़ी सुविधा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। एक्चुअली हमारी जो जीनोमिक फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारे 10-12 लैब्स में, जो पूरे देश के अंदर काफ़ी एडवांस लेवल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं। लेकिन ओवरऑल कैपेसिटी टोटल अगर आप सोचिए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपेरिजन में हम बहुत आगे हैं। लेकिन और भी कंट्रीज जैसे यूके वगैरह, उनके जीनोम कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है हमसे। लेकिन जहाँ तक इस वायरस को सीक्वेंस के जीनोम सीक्वेंसिंग का सवाल है, इसके लिए हमारे पास कैपेसिटी बहुत पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए वो चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ये होता है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, एक सीक्वेंसिंग 3-4 हज़ार की हो सकती है, क्योंकि सारा जो हम उसका जो केमिकल जो कंज्यूमेबल होता है मशीन में डालने के लिए सीक्वेंसिंग करते समय, वो सब इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। तो वो एक उसका इंडिजिनाइजेशन, उस पर आत्मनिर्भरता जो है वो जरूरी है, जो सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है उसके बारे में। जो हमारे देश में जो लोग टेस्ट किए जा रहे हैं कोविड के लिए, कितना परसेंटेज भेजा जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? क्या ये सफिशिएंट है जो हम जितनी टेस्टिंग, जीनोम टेस्टिंग करा रहे हैं? सफिशिएंट होने का एक मापदंड ये हो सकता है कि आपको
टाइम से पता ना चले कि नया वेरिएंट आया और काफ़ी जगह फैल जाए, तब हमको पता चले कि नया वेरिएंट आया है। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि डेल्टा वेव जब चली तो हमको शुरू में जो सेकेंड वेव थी पता चल गया था कि नया वेरिएंट बन रहा है महाराष्ट्र से, वहाँ से निकल के फिर और जगह फैला। शुरू में दिल्ली एयरपोर्ट के थ्रू अल्फा वेरिएंट भी आया था यूके से, उसका हमको पता था कि वो दिल्ली, पंजाब और उस जगह पे फैल रहा है। जबकि साउथ में ज़्यादातर डेल्टा वेरिएंट था, क्योंकि अल्फा नहीं आ पाया था। हमने उसको एयरपोर्ट पे अच्छी तरह से प्रिकॉशन के द्वारा उसको रोका हुआ था। तो और जैसे नया ओमिक्रॉन भी जब आया, बेंगलोर में पहले डिटेक्ट हुआ, फिर और जगहों पे धीरे धीरे डिटेक्ट हुआ। मतलब कि समय पे हमको इन सब का पता चलता रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमको पता ही नहीं चला हो और वेरिएंट फैल गया हो। इसका मतलब हुआ कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग उचित मात्रा में किया है। सीक्वेंसिंग हम उचित मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन अब हमको उसे कम नहीं करना चाहिए उसको, बल्कि पूरे देश में सैंपलिंग करके ये पता करना चाहिए कि कहीं नया वेरिएंट निकल तो नहीं रहा है। स्केलिंग जरूरी है हमको। जैसे अब अगर 1000 केस रोज बन रहे हैं तो उसको तो हम 10% भी सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि तो नंबर तो बहुत कम है। जबकि अगर पीक चल रही है तो हम 1% भी कर लें तो बहुत ज्यादा है। तो वो एक हमको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास काफी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या सीक्वेंस कर रहे हैं। अगर एक ही शहर से हम हजारों सीक्वेंस रोज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमको सैंपलिंग जो है उसकी एक स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ताल्लुक से सीक्वेंसेस सैंपल्स आए सीक्वेंसिंग के लिए हफ्ते में एक बार कम से कम। और हॉस्पिटल्स में जो केसेस आ रहे हैं इक्का दुक्का, उनकी जरूर सीक्वेंसिंग हो, तो ये पता चले कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरी है या नया वेरिएंट है। इस तरह से जो री इन्फेक्शन या वैक्सीन ब्रेक थ्रू केसेस आ रहे हैं, उनको हमको सीक्वेंस करना है कि ये नया वायरस वेरिएंट ऐसा तो नहीं बन गया जो वैक्सीन को नहीं मान रहा है। इस तरह से हमको एक स्ट्रेटजी बना के सीक्वेंसिंग की सैंपलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। जस्ट गोइंग बैक डॉक्टर मिश्रा, अगर हम इस पैंडेमिक पे जाएं, पहले भी हाल पैंडेमिक्स हुए हैं, कोरोना वायरस जैसे सार्स हुआ था 2002 में, 2012 में मर्स हुआ था, लेकिन क्या ये पैंडेमिक दूसरे पैंडेमिक से कहीं ना कहीं अलग है? और अगर हम बात करें, ये अब तीसरा साल हो गया है कोविड-19 का, लोगों में वो फटीग भी, वो मतलब कहीं ना कहीं चलता आ रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। क्या इस पैंडेमिक अलग है, और क्या इसके जो फीचर्स हैं कुछ यूनिक है? क्योंकि बस ये वेरिएंट्स आते रह रहे हैं, म्यूटेशंस हो ही जा रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो थकान पैंडेमिक से दिख रही है। ये वायरस पिछले सार्स वायरस जैसा ही है, हमारे शरीर को अटैक भी उसी तरह से करता है जैसे पिछला सार्स 1 अगर आप कहें करता था, या मर्स भी उसी तरह से हैं, जो कि किसी जानवर से आए हैं और उसके बाद धीरे धीरे फैले, फिर उसके बाद एक पैंडेमिक का रूप इस वाले ने ले लिया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो सार्स कोविड 2 है, ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है। एक इन्फेक्टेड आदमी अमूमन 10-12 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है इससे, तो उसकी मतलब बहुत। और आप समझिए कि फिर वो 10 लोग फिर और 10 को करेंगे तो 100 हो गया। मतलब कि चेन बहुत जल्दी, एकदम चेन बहुत जल्दी। जंगल की आग बोलते हैं ना, वो इतनी तेजी से फैल सकता है। जबकि पुराने वाले जो सार्स या मर्स थे, उनकी इन्फेक्टिविटी से बहुत कम थी, इससे 10 गुना कम या उससे भी कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत धीरे धीरे वो फैलेगा, तब तक आदमी सतर्क हो जाता है। और दूसरी चीज जो जो जिसने इस पैंडेमिक को फैलाने में मदद की है, वो है कि जो लोगों का आवागमन है एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर, इतनी ज्यादा एयर ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा बाकी शहर में कितनी भीड़ होती है। अगर एक इन्फेक्टेड आदमी है तो वो वायरस उसको सवारी बना के फिर पूरे शहर में फैल जाता है बहुत तेजी से। जी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा जो जो प्लैनेट है वो छोटा हो गया है। हर लोग कोई भी आदमी कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। जैसे आपने देखा ओमिक्रॉन अफ्रीका में निकला और 4-5 हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। मतलब अफ्रीका की हवा सबने अपने सांस में शेयर किया 4 हफ्ते के अंदर। तो इतनी तेजी से हमारा आवागमन इतना ज्यादा है, इतनी तेजी से वायरस फैल सकता है। तो इससे मदद मिलती है इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने की।